गुड मॉर्निंग बच्चों। 10वीं क्लास में क्षितिज बाग 2 की पाठ नंबर 3 देव द्वारा रचित कविता है, जिसके कवित नंबर 3 में आ गए हैं। उसमें एक सवैया था और 2 कवित, तो तीसरा पैरा कवित है, वो हम पढ़ाएंगे आज। इस कवित में क्या है देखो। चांदनी रात्रि है, पूर्णिमा की चांदनी रात्रि, और आसमान में चंद्रमा चमक रहे हैं। इधर धरती के ऊपर राधिका माता खड़ी हुई हैं। राधिका के मुख सौंदर्य का वर्णन कवि इसमें करते हैं। देव ने बहुत ही अनूठा वर्णन किया है कि राधिका माता जो है उनके मुख का सौंदर्य कैसा है और चंद्रमा के साथ उनकी कैसी तुलना बैठती है। फटिक सिलानी सो सुधारो सुधा मंदिर, उदधी दधी कोसो अधिकाई उमग अमंद। कहता है जो आसमान है वो ऐसा लग रहा है कि स्फटिक की शिलाओं से सुधा का मंदिर या महल तैयार किया गया है, सजाया गया है। ठीक है, एक अमृतमय मंदिर स्फटिक की शिलाओं से सजाया गया हो, ऐसा आसमान लगता है। पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा के धवल प्रकाश से आसमान ऐसा हो गया है। फिर कहता है उदधी दधी को सो अधिकाई उमग अमंद, और इसके अंदर जो है उदधी दधी, दही का सागर, जिसको हम क्षीर सागर भी कहते हैं। विष्णु जी जहाँ पर विराजमान होते हैं शेषनाग पर, उसको क्षीर सागर कहा जाता है, दूध का सागर। तो मानो क्षीर सागर जो है वो अत्यधिक उमड़ रहा हो, ऐसा आसमान धवल रंग का दिखाई दे रहा है, प्रकाश में दिखाई दे रहा है। कहता है बाहर ते भीतर लो भीति ने देखिए देव। और ये कैसा महल है। देव कहते हैं बाहर से भीतर तक पूरे इस महल में कोई दीवार दिखाई नहीं देती। यानी सामान्यतः जो संसारिक या लौकिक महल होते हैं उनमें क्या होता है, कहीं न कहीं कोई न कोई स्तंभ, पिलर या फिर दीवार होती है, लेकिन ये आसमान रूपी जो महल है उसमें कहीं भी कोई भी दीवार नहीं दिखाई देती है। जब जहाँ तक देखो दूर तक धवल महल ही महल दिखाई देता है। आगे देखो, दूध कोसो फैन फैलो आंगन फरस बंद। और ऐसा लगता है जैसे फरसबंद आंगन में दूध का फेन सा फैल गया है। फेन होता है जाग, जैसे दूध का जाग फैल गया हो, ऐसी सफ़ेदी पूरे आसमान में दिखाई दे रही है। तारा सी तरुणी तामे ठाड़ी झिलमिल होती। यहाँ तक तो था आसमान चंद्रमा के प्रकाश से कैसे दिखाई देता है। अब यहाँ कहता है इधर उधर जो तारे हैं वो ऐसे लगते हैं जैसे किसी सुंदर महल में बहुत सारी युवतियाँ खड़ी हों, तरुणियाँ खड़ी हों। तरुणी माने युवती, स्त्री। तो तारा जैसी तरुणियाँ उसके अंदर खड़ी हुई हैं और नए उनके जो वस्त्र हैं उनसे झिलमिल हो रही हो, क्योंकि तारे टिमटिमाते हैं। तो तारे टिमटिमाने की परिकल्पना कैसे करी है कवि ने, कि जैसे इन तरुणियों के नए वस्त्र झिलमिल चमक रहे हों। मोतिन की ज्योति मिलो मल्लिका को मकरंद। और इनके अंदर जो चमक है वो कैसी है, वो ऐसी लगती है कि मालती के शहद में मोतियों की ज्योति मिली हुई हो, ऐसा ये प्रकाश है। क्योंकि जो तारे हैं उनमें अपनी चमक होती है, लेकिन चंद्रमा का फैला हुआ धवल प्रकाश उनके ऊपर छा रहा है, तो इससे नज़ारा ऐसा हो गया है जैसे मालती के शहद के अंदर जो है मोतियों की चमक मिल गई हो। आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे। आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे, इसका मतलब क्या है कि ये जो दर्पण है वो एक आरसी की भांति है। सॉरी, जो अंबर है आसमान वो एक आरसी यानी कि दर्पण की भांति है, और उसके अंदर एक उजली आभासी प्रतीत हो रही है। मानवीकरण किया गया है, आसमान को दर्पण मान लिया, उसके अंदर जो चमक है वो एक आभा दिखाई दे रही है, वो चंद्रमा एक आभासी है। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत है चंद। और इसी दर्पण में जो चांद दिखाई देता है वो चांद प्यारी राधिका के प्रतिबिंब जैसा लगता है। आमतौर पर उपमा अलंकार में जो कवि हैं वो इस तरह से वर्णन करते हैं कि उपमेय की उपमान के साथ तुलना की जाती है, लेकिन यहाँ पर देव ने उपमान की उपमेय के साथ तुलना की है।
और इसीलिए कहा है कि प्यारी राधिका के प्रतिबिंब जैसा ये चंद्रमा लगता है। सामान्यतः किसी के मुखड़े की तुलना चांद से की जाती है, यहाँ कहा गया है राधिका के मुखड़े का प्रतिबिंब चांद है। इसका मतलब हुआ कि चांद से भी कहीं ज़्यादा सुंदर राधिका जी का मुखड़ा होगा। तो पूरा पैरा आपकी समझ में आ गया होगा। आपने इसका भावार्थ क्या है, भाव ये है कि राधिका के मुख सौंदर्य का अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन है। तो एक तो पूरे इसके अंदर अतिशोक्ति तो है ही है, अलंकार। इसके अतिरिक्त सह की आवर्ती के कारण जो है वो अनुप्रास अलंकार हो रहा है, रूपक अलंकार भी है इसमें। और इसके अतिरिक्त माधुर्य गुण, कवित छंद मैंने शुरू में बताया था, कवित छंद है इसके अंदर, ब्रज भाषा है, ये आप पिछले पद में भी कर चुके हो कवित में। तो ये आपने इसके काव्य सौंदर्य में शिल्प पक्ष में आपने लिखने पड़ेंगी ये चीज़ें। चाक्षुक बिंब बहुत ही सुंदर है इसके अंदर, पूरे का पूरा जो है दृश्य है इसके अंदर। तो चाक्षुक बिंब हो गया, आपकी ये कविता पूरी हो गई है। इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है जिसमें काव्य सौंदर्य भी आपको लिखना है।